नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों का मासिक पारिश्रमिक 12,500 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए महीने किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंधक संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों के मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की गई है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 यात्री ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया। इस रेल बंदी से प्रदेश की राजनीति भड़क गई है। मंगलवार को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में डीआरएम कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि यदि यात्री ट्रेनों को बहाल नहीं किया गया तो कांग्रेस यहां से कोयला लेकर जाने वाली मालगाड़ियों को रोकेगी और देश में कोयले की सप्लाई ठप कर देगी। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री से भी इस बारे में फोन पर बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। सरकार ने बिजली और कोयले की कृत्रिम कमी बनाई है और अब यहां से कोयले की सप्लाई तेज करने के लिए 23 यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया गया। ऐसा हम नहीं होने देंगे। यदि केंद्र सरकार ने इन ट्रेनों को फिर से नहीं चलाया तो हम यहां से बिजली और कोयले की सप्लाई रोक देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नवा रायपुर के सेक्टर 19 में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता बढ़ी है और अब ये अधिक दक्षता के साथ अपने कार्य को मूर्त रूप प्रदान कर रहा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब आयोग को कामकाज के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सर्व सुविधा युक्त नया कार्यालय भवन मिल गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग के सभी अधिकारी और कर्मचारी अधिक उत्साह के साथ कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के चयन से जुड़ी एजेंसियों को समान रूप से काम मिले, इस पर भी बल दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में शिवराज पढ़े हैं वो कांग्रेस ने ही बनाया है। अगर मोदी जी भी किसी स्कूल में पढ़े होंगे तो वो भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। साथ ही कहा कि सीएम शिवराज ने कितने झूठ बोले। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चिल्लाते फिरते कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? शिवराज जी, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया। मोदी जी, मुझे पता नहीं आप कौन से स्कूल में गए, मगर अगर आप स्कूल में गए होते तो वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया है। ये सच्चाई है। अभी भूरिया जी कह रहे थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, याद है 2014 में किसानों को 50% नफा। क्या क्या कहते थे, कितने नारे, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फलाना इंडिया, ये इंडिया। ये 15 लाख इसके बारे में क्या कहे, कम होगा। और मजाक उड़ाते थे। शिवराज सिंह जी साइकिल पे चलते थे, अब तो ये साइकिल पंचर हो गई है। ये साइकिल पंचर है। ये साइकिल में वो जब पेट्रोल का भाव 55 रुपए चला गया, 54 रुपए चला गया, ये साइकिल पर बैठ गए। ये कलाकारी माहिर है शिवराज जी। मैं तो कहता हूँ शिवराज जी को, आप इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाइए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, एक्टिंग करिए वहां। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि अमरकंटक में कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ हमको
कड़े फैसले करने पड़ेंगे। जैसे एक फैसला हमको करना पड़ेगा कि अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नया निर्माण नहीं होगा। सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनकर नर्मदा जी समाप्त हो जाएंगी। अमरकंटक को एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे। मैकल पर्वत के नीचे वहां लोग होटल रेस्टोरेंट बनाएंगे, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे। पुराने जो लीगल हैं उसको हम नहीं कह रहे, लेकिन नया निर्माण कार्य बिल्कुल मंजूर नहीं करना चाहिए। अमरकंटक के संबंध में कुछ बड़े फैसले करने ही होंगे, तब नर्मदा जी रहेंगी तो ही मध्य प्रदेश रहेगा। ये हम लोग समझ लें। नर्मदा जी अगर नहीं रही तो हम मध्य प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कहकर लोकतंत्र का अपमान किया है। तो वहीं उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सुनिए। भैया फैज अहमद फैज पे है, बहन MM हुसैन पे है। आप पूरा का पूरा कल्चर तो देखिए किस तरह से तुष्टीकरण के लिए लगा हुआ है। भैया हो चाहे बहन हो, देश इनको अब समझ गया है, पूरे गांधी परिवार। अब ये पीड़ादायी है। पिछले 1 महीने में 4 बार सोनिया जी की चौखट पर जाने वाले, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष रहने वाले विधानसभा की कार्यवाही को अगर बकवास कहेंगे तो इससे ज्यादा चिंतनीय बात क्या होगी। 4 घंटे कुल औसत सत्र में हाउस में नहीं बैठे। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे। जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्यवाही को कहते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है। और इनको लोकतंत्र का अपमान करने में ही आनंद आता है, देश का अपमान करने में ही आनंद आता है। इसलिए महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। देखिए, हथियार का प्रदर्शन, हर्ष फायर, मुरैना में व्यक्ति मर गए, उससे 1-2 घटनाएं घट गई हैं। कई बार सुनने में भी आता है, इसलिए ये गंभीर विषय है और इस पर हथियार ले जाने पर सूचना या अनुमति के बारे में हम विचार कर रहे हैं और गंभीरता से विचार करेंगे कि शादी में अगर कोई जाता है तो प्रदर्शन न कर सके, हर्ष फायर न कर सके, पुलिस थाने या संबंधित अधिकारी को सूचना दे या अनुमति ले, ऐसा विचार हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं। 8 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। संपूर्ण प्रदेश में 75 केस एक्टिव कोरोना के वर्तमान में प्रचलित हैं, चल रहे हैं, मौजूद हैं। कल जो सैंपल लिया गया है कोरोना का प्रदेश के अंदर, वो 5,633 लोगों का सैंपल लिया गया है। संक्रमण दर संपूर्ण प्रदेश में कोरोना की 0.23 है, जबकि रिकवरी दर कोरोना की संपूर्ण प्रदेश में 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। 3 एक्टिव पुलिस के संक्रमित पुलिसकर्मी हैं। जो सैंपल पिछले 24 घंटे में वैक्सीन लगाई गई है कोरोना की, वो 93,839 वैक्सीन संपूर्ण प्रदेश में पिछले 24 घंटे में लगी है। अभी तक प्रदेश में कुल वैक्सीनेशन जो हुआ है वो 11,73,63,682 लोगों का। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में किसानों का आंदोलन 113 दिनों से जारी है। जिला प्रशासन की तरफ से NRDA परिसर से हटा देने के बाद किसानों ने अब कया बंधा
को नया ठिकाना बना लिया है। आम के बगीचे में किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों को आंदोलन में शामिल होंगे। 27 और 28 तारीख को रायपुर आ रहे हैं। टिकैत ने जिला प्रशासन से किसानों को परेशान नहीं करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की समस्या का समाधान सरकार बातचीत करके निकाले। बता दें कि नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के बैनर तले 27 गांवों के किसान 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 113 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मांगों को पूरा करने मंत्रिमंडलीय उप समिति और सीएस की अध्यक्षता में कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। प्रदेश सरकार 8 में से 6 मांगों को पूरा करने की बात तो कहती है, लेकिन किसान इसे छलावा बताते हुए अब भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जून में आने की संभावना को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रथम फेज 350 करोड़ के महाकाल विस्तारीकरण के कार्य का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे विस्तारीकरण का कार्य प्रथम फेज का 90 के करीब पूरा हो चुका है। प्रथम चरण का 350 करोड़ का काम होना है, जिसमें थोड़ा सुधार भी करवाना है। ये जो महाकाल परिसर विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट है, जो पूरे 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें जो पहला चरण है लगभग 350 करोड़ का, वो बिल्कुल पूरा होने की कगार पर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। जून में शायद समय भी मिल रहा है इसके लोकार्पण का, तो उसके लिए सारी तैयारियां हम लोगों की जोर शोर से चालू हैं। लगभग हमारा 90% से अधिक काम पूरा हो गया है और जो थोड़ा बहुत सिविल वर्क बचा हुआ है वो हम लोग 10-15 दिनों में पूरा कर लेंगे। कुछ करेक्शंस कुछ जगहों पर हैं जो पहले हो चुके हैं, उनमें बहुत ही छोटे कुछ करेक्शंस करने का काम करना है। तो वो सभी हमारी जो पूरी टीम है, चाहे इंजीनियरिंग टीम हो, चाहे कलाकारों की टीम है, वो सब लगी हुई है और जो भी करेक्शन छोटे मिल रहे हैं उनको हम लोग लगातार कराते जा रहे हैं। रुद्र सागर में सीवर मिलना पूरी तरीके से हम लोगों ने बंद करा दिया। मुझे लगता है ये पहला मौका होगा जब बिना किसी पंपिंग के किसी भी तरीके का सीवर अभी रुद्र सागर में नहीं मिल रहा है। पूरी की पूरी लाइन्स डालकर हम लोगों ने इसको बाईपास किया है। रुद्र सागर को सुखा के उसमें बहुत जल्दी ही शिप्रा नदी से लाया हुआ। खरगोन दंगे में घायल शिवम शुक्ला से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉल पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने शिवम के हालचाल पूछे और जल्द ही स्वस्थ होकर अच्छे से पढ़ाई करने को कहा। सीएम ने करीब 3 से 4 मिनट तक बातचीत की। दरअसल सोमवार को शिवम से मिलने गए कृषि मंत्री कमल पटेल से शिवम ने आग्रह किया था कि वे सीएम से उसकी बात करा दें। शिवम सीएम को इलाज कराने के लिए धन्यवाद देना चाह रहा था। कृषि मंत्री के कहने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को शिवम से फोन पर बातचीत की। वहीं शिवम से बात करने के बाद सीएम ने ट्वीट कर कहा कि खरगोन की हिंसा में घायल बेटे शिवम से, जो इंदौर के अस्पताल में उपचाररत है, उसका फोन पर बातचीत कर हालचाल जाना। मुझे खुशी है कि हमारा शिवम तेजी से स्वस्थ हो रहा है। बेटे शिवम के साथ इनके माता पिता ने भी जिस अभूतपूर्व धैर्य और हिम्मत से काम लिया, वह अभिनंदनीय है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्राइम की कैपिटल ना बने, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग अलर्ट पर है। बता दें कि इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरी लागू है, लिहाजा प्रदेश के दोनों शहरों पर सरकार की नजर है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना 3 दिवसीय इंदौर दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के डीजीपी बनने के बाद सुधीर सक्सेना का इंदौर में पहला दौरा होगा। ऐसे में डीजीपी के दौरे को लेकर इंदौर पुलिस द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि डीजीपी सुधीर सक्सेना इंदौर पहुंचने के बाद सबसे पहले पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही डीजीपी सुधीर सक्सेना इंदौर के किसी भी थाने का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। मुख्य तौर पर ये इस दौरे में जो कमिश्नरेट के अधिकारी हैं उनके एक समान प्रेजेंटेशन होगा और मुख्य तौर पे यहाँ पे जो कानून व्यवस्था, मुख्य तौर पे जो नए नवाचार या जो ही अभी वर्तमान में अपराधों की स्थिति है उसकी एक
माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही हम जानते हैं कि इंदौर में बहुत सारे अन्य भी इकाइयाँ हैं, जैसे कि PTF है, RAPTV है, यहाँ पे बटालियंस हैं, यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग के और भी संस्थान हैं। तो उन सारे अधिकारियों के साथ एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद उनके जो तमाम जो स्थानीय जो इकाइयाँ हैं, उनके जो इशूज हैं, उस पर महानिदेशक महोदय के द्वारा चर्चा की जाएगी। औचक निरीक्षण वगैरह भी थानों का कर सकते हैं। इसमें निश्चित तौर पर ऐसे में ग्राउंड स्तर तक जानने के लिए और मुख्य तौर पर थानों में अचानक निरीक्षण हो सकता है और उसमें थानों को इस बात के लिए भी निर्देशित किया गया है कि मुख्य तौर पे उनकी जो अपराधों की स्थिति है, उनके जो डाटा है, उनकी जो संख्या है, उसको अपडेट करके रखें। सारे जो वहाँ के जानकारियाँ हैं उसको अद्यतन रखें ताकि आकस्मिक निरीक्षण की स्थिति। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार पर आज PWD रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में बने गोठनों को लेकर हर बड़े मंच पर गुणगान करते थकते नहीं हैं, पर छत्तीसगढ़ में बने गोठनों का आज बुरा हाल है। गोठनों से मवेशी गायब हैं और सड़कों पर डेरा डाले बैठे हैं। तो वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार गोबर खरीदी को लेकर लोगों को रोजगार और आर्थिक रूप से विकास की बात कह रही है, पर गोबर खरीदी में भी लाखों रुपए का घोटाला सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार से युक्त जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें भ्रष्टाचार का आलम नहीं बचा है। लोग त्रस्त हैं, पंचायतों में किसी तरह का काम नहीं है। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, भूपेश बघेल जी गोठान का बहुत बखान करते हैं। विदेश यात्रा में भी जब गए थे उन्होंने गोठान की बात कही थी, और जब भी कोई बड़ा मंच होता है तो गोठान की बात कही जाती है। गोठान का खेल भूपेश बघेल जी खेल रहे, जिसमें पूरा शासन प्रशासन सम्मिलित है। और एक मामला, हमारे पास ऐसे कई मामले आए, लेकिन एक मामला जो पुख्ता के साथ आप सबके समक्ष में रखना चाहूंगी। कोंडागांव नगर पालिका में कई लोग हैं जो आज तक की स्थिति 20 जुलाई 2020 से आज तक की जो स्थिति है, मार्च तक की जो खरीदी हुई, उसमें कोई 10 लाख का गोबर बेचा है, कोई 5 लाख का गोबर बेचा है, कोई 7 लाख का गोबर बेचा है, कोई 6 लाख का गोबर बेचा है। मैंने एक दो गाय जिनके पास गाय भैंस है उनसे मैंने संपर्क किया, तो बोले कि मैडम ये तो अच्छा है कि अब हम बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि दूध बेचने से तो अच्छा है गोबर। कोविड महामारी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कार्यस्थलों और फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर करना होगा। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध भले ही पूरे विश्व के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा हो, लेकिन भारत के लिए यह खासा लाभदायक सिद्ध हो रहा है। युद्ध के चलते पूरे विश्व में भारतीय गेहूं की पूछ परख एकाएक बढ़ गई है। इसके चलते सीधे सौदे हो रहे। बता दें कि अकेले उज्जैन में कृषि उपज मंडी से ही 24 दिन के भीतर 3.5 लाख क्विंटल गेहूं विदेशों को निर्यात किया गया है।
मंडी से अभी तक 1 तारीख से लेकर अभी तक कितना गेहूं निर्यात हुआ है? अभी तक अपने यहाँ से मंडी से 3,44,900 के समथिंग यहाँ से निर्यात हो चुका 3,44,000। है। हाँ, 3,44,900 क्विंटल। किन किन देशों में जा रहा है सर ये अभी अपने उत्तर कोरिया है, बांग्लादेश है और भी देश है, करीब से 5-7 देशों में जा रहा है। किन किन पोर्ट से जा रहा है सर ये अपने कांडला हुआ गुजरात में, मुंद्रा पोर्ट हुआ, उसके बाद मुंबई से भी लोड होता है। छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग के लिए 97.83 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय पूल में चावल जमा कराने के मामले में भी तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक केंद्रीय पूल में 38.66 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराया जा चुका है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम में 20.61 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 18.05 लाख मीट्रिक टन चावल शामिल है। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ ही उठाव और कस्टम मिलिंग का काम तेजी से शुरू कर दिया गया था। राज्य में अब तक डीओ और टीओ के माध्यम से 97.83 लाख मीट्रिक टन धान का रिकॉर्ड उठाव हो चुका है। वर्मा ने बताया कि 75,08,000 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भाकपा ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर हल्ला बोला और केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर भाकपा नेताओं ने उपायुक्त पंकज राय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक के कौशल, पूर्व राज्य सचिव वासुदेव वसु, प्रवेश चंदेल और लेखराम धीमान सहित अन्य नेताओं ने कहा कि वर्तमान प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में बढ़ती महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य परिषद के आह्वान पर आज जिला परिषद बिलासपुर ने महंगाई और देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए आज ये आयोजन किया है और एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को प्रेषित किया है। हर देश के अंदर जहां खुले, आप जानते हैं विश्व हिंदू परिषद और बाकी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो खुले तौर पर अपनी संसदें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी धर्म संसदें हो रही हैं, जिससे देश का जो एक हमारा सामाजिक ताना बाना था वो बिगड़ रहा है और हर जगह सांप्रदायिक दंगों को करने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। आपने हाल ही में देखा कि जहांगीरपुरी में किस तरह से हनुमान के नाम पर ये सारा कुछ किया गया। इससे पहले रामनवमी के दिन 6 राज्यों के अंदर 15 स्थानों पर जो सांप्रदायिक सौहार्द है, लोगों के अंदर जो एक भाईचारा है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया। उस सब के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसकी निखेधी करती है, उसको कंडेम करती है और साथ ही ये अपील करती है लोगों से कि इन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए आगे आएं, ताकि देश में अगर सामाजिक सौहार्द बना रहेगा तो हमारी आर्थिक तरक्की होगी। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां जिला राजपूत समाज महिला इकाई ने महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। गौरतलब है कि जहां समाज के प्रताप भवन में तलवारबाजी, लकड़ी की लठ चलाने सहित अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण देने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि युवतियां और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। तो वहीं राजपूत समाज की महिलाओं का कहना है कि वर्तमान समय में नौकरी और अन्य कामों की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पुरानी संस्कृति की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसे पुनर्जीवित करना है। उसी को लेकर तलवारबाजी और लठ की ट्रेनिंग दी जा रही है। लिहाजा आने वाली पीढ़ी बच्चों को ट्रेनिंग देकर अपने संस्कृति, कल्चर, वेशभूषा को आगे बढ़ावा मिले, यही हमारा उद्देश्य है।
आज हम लोगों को सबसे पहला दिन है आज हमारा, और आज से हमें तलवारबाजी करना सिखाई जाएगी। और सबसे पहले हम लोगों को अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस सिखा रहे हैं। अभी सबसे पहले हम लोगों को तलवार को कैसे होल्ड करना है, ये सब एक डेमो प्रैक्टिस के हिसाब से हम लोगों को लट के थ्रू सिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे डेली ये चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, और हम लोगों को एक दिन के बाद एक दिन करके डेली बुलाएंगे और पूरी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट स्टेप तक ऐसे ही इसे चालू रखेंगे। तलवारबाजी का और लठ चलाने का देने का निश्चय किया। इसके अलावा हम बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी पहले दे चुके हैं, और अभी भी जो भी क्षत्रिय हैं और भी किसी कास्ट के लोग भी यदि चाहेंगे, सभी समाज के, तो हम उनको इसका प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे राजपूती समाज में हमारे पहले के ज़माने में जब आप देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारा इतिहास अगर आप जानेंगे, तो हमारे इतिहास में महिलाओं को पहले ये सब शिक्षा दी जाती, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन बीच में हम लोग आधुनिकता के दौर में हम लोगों ने इन चीज़ों को भुला दिया। जबकि मैं जहाँ से आती हूँ, बिलोंग करती हूँ, मेवाड़ से मेरा पियर है, तो वहाँ भी हम लोगों को बंदूक चलाना बचपन में ही सिखा दिया गया था। लेकिन अभी बीच में हम लोगों ने ज़्यादातर एजुकेशन की तरफ ध्यान, नौकरी, इन सब चीज़ों में दे दिया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी जो संस्कृति और विरासत थी, उसको हमें पुनर्जीवित करना है। पुनर्जीवित करके और इन बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको वापस हस्तांतरित हमें करना है। आगे से आगे पीढ़ी ये सब चीज़ें करती जाए, और हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारी वेशभूषा, हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ावा मिले, और उसको हम आगे फॉरवर्ड कर सकें हमारे आने वाली पीढ़ी को। रानी दुर्गावती की त्याग और तपस्या की कहानियाँ जब हम किताबों में पढ़ते हैं, और इतिहास के पन्नों में जब वो आज भी अंकित हैं, जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं, आत्म सुरक्षा को लेकर के, आत्मरक्षा को लेकर के, और बेटियों को, महिलाओं को, पुरुष वर्ग को, सबको आत्म सुरक्षा और आत्मरक्षा की आवश्यकता है, विशेष करके महिला शक्ति को। मुझे जिला राजपूत समाज के माध्यम से भी, और हमारी जिला राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, उनके माध्यम से आदरणीय हमारी जो भाभी साहब है श्रीमती दुर्गेश्वरी भाटी जी ने, उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि हमारी ये जो नवोदित युवतियाँ हैं, बिटियाँ हैं, क्षत्राणियाँ हैं, उनको शास्त्र से भी हम साक्षात्कार करवा। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।